बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो हमारे पास पैथोलॉजी का है। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन यानी पैथोलॉजिकल, अगर कैल्शियम जो है वो नॉर्मल डिपॉजिट होता है तो उसका क्या मैकेनिज्म होता है, उसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। ठीक है। पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन इज द नॉर्मल डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स। कैल्शियम के सॉल्ट जो हैं अगर अब नॉर्मल तरीके से डेपोजिट होते हैं और उसके साथ कौन कौन से और सॉल्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें आयरन है, मैग्नीशियम है, या कुछ दूसरे मिनरल्स हैं। ठीक है। अगर वो डिपॉजिट हो रहे हैं इसके साथ अब नॉर्मल तरीके से, तो हम उसे कहते हैं ये आपके पास पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन आ जाती है। अब इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं कि आपके पास होता है नॉर्मल डिपॉजिट्स, मतलब कैल्शियम सॉल्ट्स के दो तरह से हो सकते हैं कि एक डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, एक मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन है। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है कि अगर तो कैल्शियम के सॉल्ट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, किसके अंदर डिपॉजिट हो रहे हैं, डेड या डाइंग टिश्यूज के अंदर, तो हम कहते हैं ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है। ठीक है। ये हमारे पास मोस्टली क्या होता है कि ये नॉर्मल हो सकता है, कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो। ठीक है। हो सकता है कि कैल्शियम की कोई डिरेंजमेंट भी ना हो, लेकिन फिर भी सिर्फ डेड या डाइंग टिश्यूज के अंदर अगर कैल्शियम के सॉल्ट्स डिपॉजिट हो रहे हैं, तो हम कहते हैं ये हमारे पास डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है। ठीक है। इसकी कॉमन साइड्स में नीचे बताई हैं कि जो ओल्ड टिश्यूज होते हैं टीबी के मोस्टली, या ओल्ड इन्फेक्शन वाला पार्ट होता है, या पस की कोई ओल्ड कलेक्शन है, या डेड पैरासाइट्स है। ठीक है। कोई ओल्ड थ्रोम्बाई है, थ्रोम्बाई हम किसे कहते हैं, जो कि कलेक्शन होती है, ठीक है, पार्ट्स के अंदर। तो अगर हमारे पास एक मूव पार्ट कर उसे हम एम्बोलाई कहते हैं, लेकिन अगर वो एक जगह पे क्लॉट बन जाए ब्लड का, उसे हम थ्रोम्बाई कहते हैं। फैट नेक्रोसिस है या हेमाटोमास यानी जो ब्लड की कलेक्शन होती है, उसके अंदर भी आपको ये डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन मिल सकती है। ठीक है। डिजेनरेटिंग टिश्यूज उन्होंने बताया डिफरेंट तरह के होते हैं जिनके अंदर आपको ये नॉर्मल कैल्सिफिकेशन मिल सकती है। इसमें आपके पास स्कार्स हैं। ठीक है। या एथिरोमास होते हैं जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर बनते हैं। जब एथिरोस्क्लेरोसिस हो जाती है यानी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, तब आपको मिल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लेयंस के अंदर होते हैं, या ओल्डर एज के जो टिश्यूज होते हैं। ठीक है। मोंगबर्ग स्क्लेरोसिस ये बेसिकली ट्यूनिका मीडिया जो हमारे हमने आर्टरी की लेयर पढ़ी थी, अगर उसके अंदर कैल्शियम की डिपॉजिशन हो जाती है तो उसे हम कहते हैं मोंगबर्ग स्क्लेरोसिस। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो आर्टरी होती है ना वो एक रिजिड ट्यूब की तरह बन जाती है, इसे कहते हैं मोंगबर्ग स्क्लेरोसिस। ओल्ड कोई सिस्ट है या ब्रेस्ट कैंसर वगैरह का कोई ट्यूमर है, उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो सकती है। और कोंड्रा कैल्सिनोसिस यानी जो कैल्शियम फॉस्फेट के क्रिस्टल्स अगर कार्टिलेज के अंदर डिपॉजिट होना शुरू होगी, जैसे हम कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस कहते हैं। पैथोजेनेसिस अगर हम देखें, मतलब उन्होंने थोड़ा सा बताया है कि ये कोई कैल्शियम के लेवल पे डिपेंड नहीं करती, कि अगर हम कहें कि कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है इस वजह से कैल्शियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, तो ऐसी बात नहीं होती। कैल्शियम का लेवल नॉर्मल होता है, लेकिन कैल्शियम का लेवल नॉर्मल होने के बावजूद जो कैल्शियम होता है वो डिफरेंट जो साइट्स होती हैं वहाँ पे अकोमोडेट होना शुरू हो जाता है, वहाँ पर उसकी डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी हमने टाइप पढ़ी थी इसकी मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। तो मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट्स डिपॉजिट होंगे, लेकिन क्यों डिपॉजिट होंगे, ड्यू टू हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है। यानी इसमें हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा जिसकी वजह से कैल्शियम सॉल्ट जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं। अब हाइपरकैल्सीमिया की कॉजेज देखें। increase absorption of calcium from the intestine due to the hypervitaminosis, यानी विटामिन डी की जो है अमाउंट ज्यादा हो गई है, या मिल्क इनटेक आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, या हाइपरकैल्सीमिया यानी अगर कैल्शियम की अमाउंट ज्यादा हो जाती है। ठीक है। ये सारी है कि एब्जॉर्प्शन कैल्शियम की ज्यादा हो रही है, इसी वजह से हो सकता है। दूसरे नंबर पे ये कि अगर कैल्शियम की मोबिलाइजेशन ज्यादा हो रही है, यानी बोन से कैल्शियम ज्यादा मूव कर रहा है, जैसे प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में होता है। ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो है वो एडिनोमा हो जाता है, उसमें पैराथायरॉयड ग्लैंड का कैंसरस टिश्यू जो है वो थोड़ा सा शामिल होता है, उसमें ज्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। या सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो कि किसी भी पैराथायरॉयड ग्लैंड की हाइपरप्लेजिया की वजह से होता है, जैसे रिकेट्स होता है, या ऑस्टियोमलेशिया में भी हमें ये कंडीशन शो होती है। मेलिग्नेंसी में हो सकता है। ठीक है। और इमोबिलाइजेशन भी हमारे पास मोस्ट कॉमन कॉज होती है हाइपरकैल्सीमिया की। हाइपरथायरॉयडिज्म यानी अगर थायराइड की हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन हो, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाए, तो उससे भी क्या होता है, कैल्शियम की अमाउंट ज्यादा हो जाती है। ठीक है। इंक्रीज रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ड्यू टू थायराइड डायूरेटिक्स, अगर आप डायूरेटिक्स वगैरह यूज करते हो तो उसमें भी कैल्शियम की अमाउंट किडनी के अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और यहाँ आप कह सकते हैं फेमिलियल हाइपोकैल्सियूरिक हाइपरकैल्सीमिया, यानी अगर जेनेटिकली हाइपरकैल्सीमिया जो है वो चलता आ रहा है, तो उसकी वजह से भी कैल्शियम किडनी के अंदर ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। इसकी
कॉमन साइट्स लिखी हुई हैं जी, लंग्स है, स्टमक है, ब्लड वेसल्स, कॉर्निया। अब उन्होंने एक ओवरव्यू दे दिया कि डिस्ट्रॉफिक और मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में क्या डिफरेंस है, कि ये डैमेज टिश्यू में होती है, ये हेल्दी टिश्यूज में होती है। इसके अंदर कैल्शियम का लेवल नॉर्मल होता है, इसके अंदर कैल्शियम का लेवल रेज हो जाता है, इसके अंदर हाइपर कैल्सीमिया नहीं होता, इसके अंदर हाइपर कैल्सीमिया होता है। ठीक है, इन्होंने थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया। नेक्रोसिस, आगे आपके पास नेक्रोसिस जो टॉपिक है, ये कह लो कि इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है। नेक्रोसिस क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और मैकेनिज्म क्या होता है इसका, ठीक है, इसकी टाइप्स हमें जो है वो रीड करनी है। और ये आपकी बुक का जो है ना वो लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में जो है ना इसको हम मतलब मोस्टली लेते हैं। इसके बाद वाला टॉपिक जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, उसको जस्ट आपने रीड आउट करना है। जो आपकी इस चैप्टर में से जो लास्ट टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट है वो नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस में क्या कहते हैं कि आफ्टर डेथ द सेल शोज नो चेंज इनिशियली, मतलब कि पहले तो जब सेल की डेथ हो जाती है तो उसका कोई भी चेंज नहीं आता उसके अंदर, लेकिन फ्यू आवर्स के बाद ऑटोलाइसिस होती है, यानी खुद ब खुद ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होती है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि सेल की जो है वो डेथ हो गई है। ठीक है, तो नेक्रोसिस रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट फॉलो द सेल डेथ इन लिविंग टिश्यूज। ठीक है, मतलब नेक्रोसिस बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, सीक्वेंस है, जितने भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रही होती हैं यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही होती हैं, उनका एक सीक्वेंस है जो कि जिसमें हमारे पास एक सीक्वेंस के साथ सेल डेथ जो है वो अकर होती है। ठीक है, इसको कहते हैं नेक्रोसिस। द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस कॉज्ड बाय प्रोग्रेसिव डिग्रेडेटिव रिएक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑन डेड सेल्स इज कॉल्ड नेक्रोसिस। ये दो डेफिनेशंस लिखी हैं, इनमें से आपको जो भी इजी लगती है आपने वो वाली कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्रोसिस इज अ सम ऑफ इंट्रासेलुलर डिग्रेडेटिव रिएक्शन। ये तीसरी डेफिनेशन उन्होंने बताई है कि अगर एक इंडिविजुअल सेल की डेथ हो जाती है उसके बाद जो सेल के अंदर वाली चीजें हैं उनकी भी जब डेथ होती है, इन दोनों को मिक्स करके हम कहते हैं ये नेक्रोसिस है। नेक्रोसिस इक्वल टू सेल डेथ प्लस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ठीक है, जिसमें सेल डेथ भी होती है और उसके बाद कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आती हैं, उसे हम कहते हैं नेक्रोसिस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ नेक्रोसिस क्या होता है, दो तरह के मैकेनिज्म से गुजर के नेक्रोसिस होती है। एक है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल, एक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल्स का मतलब क्या है, कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि हमें पता है लाइसोसोम्स के अंदर कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं बेसिकली क्या करते हैं, इन्वेट करते हैं। ठीक है, वो लाइसिस करते हैं और इसको हम कहते हैं कि ये पैटर्न हमारे पास लिक्विफिकेशन पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस में हम देखते हैं इसको। ठीक है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस एक टाइप होती है, बेसिकली कह लो कि ऑटोलिसिस ऑटोलाइसिस ऑफ एंजाइम्स की वजह से होती है, जो कि एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, उसकी वजह से सेल सॉफ्ट हो जाता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसे हम कहते हैं एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल। और दूसरा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होती है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में क्या होता है कि कोगुलेटिव पैटर्न होता है नेक्रोसिस का। ठीक है, कोगुलेटिव पैटर्न जो है उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किस में होती है, कोगुलेटिव पैटर्न में। अब हमने दो एमसीक्यू इसमें से याद रखने के, जो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल है वो किस में होती है, लिक्विफेक्टिव पैटर्न ऑफ नेक्रोसिस में। और जो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है वो किस में होती है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, बेसिक टाइप्स बताई हैं स्पेशल साइट्स के ऊपर, जैसे कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है, गैंग्रीनियस नेक्रोसिस है। स्पेशल साइट्स के ऊपर हमारे पास फैट नेक्रोसिस, फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस और गैंग्रीनियस नेक्रोसिस है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकॉर्डिंग टू यूएचएस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स है ये। कोगुलेटिव नेक्रोसिस सबसे पहले उन्होंने बताया था, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हमने यहाँ पे भी थोड़ा डिस्कस किया था, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की वजह से होता है। तो ये आपने बताना है कि इसमें क्या होता है कि सेल्स जो होता है वो अपनी आउटर लाइन सरफेस जो होती है वो तो मेंटेन रखता है, लेकिन क्या होता है सॉलिड ऑर्गन्स में डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होती है, जिसकी वजह से हार्ट, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, इस तरह की जो चीजें होती हैं इसमें ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन इस एग्जांपल में आता है, या नेक्रोसिस ड्यू टू हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी की वजह से अगर आपको नेक्रोसिस की कंडीशन जो है वो फेस करनी पड़ रही है। इसमें उन्होंने मैकेनिज्म बताया, तो हमें मैकेनिज्म पता है कि डीनेचुरेशन हो जाती है किसकी, स्ट्रक्चरल प्रोटीन की। ठीक है, प्लस डीनेचुरेशन हो जाती है एंजाइमेटिक प्रोटीन की। ठीक है, दोनों की प्रोटीन्स जो होती हैं उनकी डीनेचुरेशन होगी। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, उन्होंने अपनी शक्ल चेंज कर ली, शेप चेंज कर ली। इसकी वजह से जो प्रोटियोलाइसिस होती है यानी एंजाइम जो कि नेक्रोटिक टिश्यू को डिग्रेड कर रहे होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, जब वो एंजाइम ही नहीं रहते जो कि नेक्रोटिक टिश्यू को डिस्ट्रॉय करेंगे, नेक्रोटिक टिश्यू को जो है वो कह लें ब्लॉक करेंगे या उसको जो है वो डिग्रेड करते हैं, तो फिर
जब वो इंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो फिर हमारे पास जो है ना वो डीनेचरेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इंजाइमेटिक प्रोटीन और स्ट्रक्चरल प्रोटीन की डीनेचरेशन होगी, ठीक है। प्रोटीलाइसिस जो हमारे पास एंजाइम्स थे वो भी सारे चले गए, तो इसकी वजह से हमारे पास ये नेक्रोसिस फर्दर प्रोग्रेस करती है, तो इसे हम कहते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस। डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। याद रखना आपने, कोगुलेटिव नेक्रोसिस में हमेशा डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन होती है, ठीक है। Basic structural outline of the coagulative cells is preservation. The cell devoid of its nucleus appears as a mass of coagulative, मतलब इसमें आपने जस्ट यही याद रखना है कि जो सेल आपको कोगुलेटिव नेक्रोसिस के बाद नजर आएगा वो किस तरह से आएगा, पिंक स्टेन्ड होगा, ठीक है। जस्ट इतना याद रखना है, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में देखें आपके पास आता है जो कि हमने पढ़ा, ऑटोलिटिक एंड हाइड्रोलाइसिस एक्शन ऑफ एंजाइम्स दैट कन्वर्ट द प्रोटीन्स ऑफ सेल्स इनटू लिक्विड, मतलब जो क्या करते हैं, जो प्रोटीन होती है सेल्स की उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। हाइड्रोलाइसिस होती है, ऑटोलाइसिस यानी एंजाइम खुद ब खुद ब्रेक डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल्स का सारा पैटर्न लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए उन्होंने लिखा है इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ ब्रेन, जैसे ब्रेन के अंदर अगर इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है, ठीक है, यहाँ सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन यानी जो पस फॉर्मेशन होती है वो भी हमारे पास लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में आ जाती है, ठीक है। एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन इसका बेसिक मैकेनिज्म है, ये आपने एमसीक्यूज में भी आता है। दो एमसीक्यूज इसमें से बहुत ज्यादा आते हैं और मस्ट आते हैं। पहला, ये वाला एमसीक्यू, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस, ठीक है। आपको आएगा डैश इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस, तो आपने लगाना है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। सेकंड एमसीक्यू इसमें से आएगा कि डैश इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, तो आपने लगाना है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये छोड़ दें, केशियस नेक्रोसिस आ जाता है। केशियस नेक्रोसिस आपके पास अगर कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव दोनों को कंबाइन करें ना तो उसके नतीजे में हमारे पास केशियस नेक्रोसिस होती है। यानी केशियस नेक्रोसिस इस तरह की नेक्रोसिस है जिसमें आपके पास कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी आती है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी आती है, ठीक है। और इसमें हमारे पास सॉफ्ट, ड्राई और होमोजीनियस नेक्रोटिक मटेरियल जो है वो बनता है, ठीक है। मेन मेन चीजें आपने याद रखनी है, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इससे पहले पहले वाला जो टॉपिक था वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और इसमें से कुछ भी छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन इससे आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनको आपने जस्ट एक रीडिंग देनी है, ठीक है। एग्जाम्पल पे देखिए, ट्यूबरकुलस ग्रैनुलोमा जो है उसके अंदर केशियस नेक्रोसिस पाई जाती है। इसकी सिमेट्री किस तरह से होती है, एमॉर्फस होती है, ग्रैनुलर यानी ग्रेन्यूल, छोटे छोटे दानेदार दाने प्रेजेंट होते हैं। डेब्रिस इनक्लोज्ड विद इन अ रिंग ऑफ ग्रैनुलोमेटस, इन्फ्लेमेशन यानी इन्फ्लेमेशन होती है उसके अंदर रिंग लाइक, और एमॉर्फस और ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब स्पेशल साइट्स के अंदर जो नेक्रोसिस है उसमें हमारे पास फैट नेक्रोसिस आ जाती है। फैट नेक्रोसिस यानी ट्रॉमेटिक या एंजाइमेटिक, दो तरह की हो सकती है। ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस में ये होता है कि सवियर इंजरी जब होती है टिश्यूज को, ठीक है, जब हाई फैट कंटेंट होता है यहाँ ब्रेस्ट वगैरह में, एब्डोमेन वगैरह में, वहां पे अगर कोई जो है ना वो कह लें कि इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है, ठीक है। और एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस किसमें होती है कि नेक्रोसिस जब एडिपोज टिश्यू में होती है, किस तरह से, अगर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स जो होते हैं वो आ जाते हैं अंदर, ठीक है, और वो ट्रोमा काज करते हैं, तो जैसे कि एक्यूट पैंक्रेटाइटिस में होता है। आप सिंपल याद रख सकते हैं कि एंजाइम्स की वजह से जो नेक्रोसिस होती है वो एंजाइमेटिक फैट नेक्रोसिस होती है, ठीक है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू की टाइप है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज की अगर नेक्रोसिस हो जाती है, ठीक है, अब जो कि हमारी आर्टरीज की वॉल्स को भी अफेक्ट करती है, तो हम इसे कहते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस, ठीक है। आर्टरी की वॉल को अगर कोई कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आर्टरी की वॉल को इफेक्ट किया है, कनेक्टिव टिश्यू की नेक्रोसिस हो गई, इसे हम कहते हैं फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इसमें दो तरह की आती हैं, ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है जैसे कि रूमेटिक फीवर है, पोलियोआर्थराइटिस नोडुसा है जी, और एसएलई हमारे पास मोस्ट कॉमन आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसी एग्जांपल आ जाते हैं जो कि जेनेटिक ही मतलब पाई जाती हैं, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा इन डिजीजेस के बारे में भी मतलब आइडिया होना चाहिए कि इसमें होता क्या है, एसएलई अब आपने पढ़ा होगा, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमाटोसिस, ये हमारे पास लूपस की मोस्ट कॉमन टाइप होती है। एसएलई बेसिकली आपके पास एक ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें हमारे पास इम्यून सिस्टम होता है वो हमारे अपने ही टिश्यूज के ऊपर जो है वो इफेक्ट करता है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन होती है, टिश्यू डैमेज होती है, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, ये जॉइंट, स्किन, ब्रेन, लंग्स, किडनी, ब्लड वेसल्स, इन सबको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, इसे हम कहते हैं एसएलई, ठीक है। और एसएलई की हमारे पास मेन कॉज जो होती है वो जेनेटिक होती है, ठीक है। जेनेटिकली ही ये मतलब ट्रांसफर होती है और लाइफ थ्रेटनिंग थोड़ी सी हो सकती है रेयर केसेस में, लेकिन यह है कि
मतलब लोग सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास SLE जो है, आपने याद रखना है, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस। तो ये आपके पास फिब्रॉइड नेक्रोसिस की ऑटोइम्यून डिजीजेज आ जाती हैं। और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो है, ये भी आपके पास फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस की टाइप है, ठीक है। फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस को अगर हम थोड़ा सा इसकी मॉर्फोलॉजी देखें तो आपके पास पिंक स्टेन नेक्रोटिक मटेरियल होता है, ठीक है। और पिंक स्टेन नेक्रोटिक मटेरियल होता है जो कि आपके पास कोलेजन और फिब्रिन की ब्रेकडाउन के बाद जो है वो बनता है, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद देखा जाए तो आपने इसमें से इतना मतलब डीप नहीं जो है वो याद करना, जस्ट जो मैंने आपको बताया आपने वही चीजें जो है वो इसमें से देखनी है। क्या मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस ऑफ नेक्रोसिस में अर्ली चेंजेस है, न्यूक्लियर चेंजेस है। अच्छा, इसमें ना जस्ट आपने ये जो टर्म्स है ना यहाँ पे लिखी हुई, ये आपने याद करना, ठीक है। पिक्नोसिस क्या होता है? अगर वो डेड सेल्स जो है वो उनका क्रोमैटिन जो है वो खराब हो गया, श्रिंक हो गया, इसे हम कहते हैं पिक्नोसिस। कैरियर एक्सिस क्या होता है? अगर जो पिक्नोटिक न्यूक्लियस है उसका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गया, उसे कहते हैं कैरियोडिक्सिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कैरियोलिटिक आ जाता है। अगर पिक्नोटिक न्यूक्लियस जो है अगर DNA के जरिए टूटना शुरू हो गया, उसे कहते हैं कैरियोलाइसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। साइटोप्लाज्मिक चेंजेस के अंदर हमारे पास पिक्नोसिस दोबारा आ जाता है, यानी अगर साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक होना शुरू हो गया है। उसके बाद स्वेलिंग है जी, माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग होती है, सारे ऑर्गेनाइल्स जो होते हैं वो खराब होते हैं, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्मिक स्पेक्यूलेशन, यानी साइटोप्लाज्म जो है ना आपका बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया स्वेल हो जाएगा, सारे ऑर्गेनाइल्स खराब हो जाएंगे और एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाएगी सेल की, उसको हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं, कैल्शियम आयंस होते हैं वो कोमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सेल लाइसिस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे पास नेक्रोसिस के अंदर जितनी भी चेंजेस आती हैं वो ये आती हैं। अक्सर यूएचएस में क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट अकर इन नेक्रोसिस। तो आपने बताना है कि सबसे पहले अर्ली चेंजेस आती है। अर्ली चेंजेस में जस्ट क्या होता है कि अर्ली नेक्रोसिस में सेल नॉर्मल होता है, ठीक है। 1 to 3 आवर्स में जो है ना वो सेल नॉर्मल होता है, उसके बाद चेंजेस आना स्टार्ट होती है। फिर न्यूक्लियर चेंजेस आती हैं। न्यूक्लियर चेंजेस में हमारे पास पिक्नोसिस है, कैरियोरेक्सिस है और कैरियोलाइसिस आ जाता है। फिर साइटोप्लाज्मिक चेंजेस आती हैं जिसमें पिक्नोसिस के बाद सेल स्वेल करता है और ऑटोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाती है। और लास्ट में हमारे पास बायोकेमिकल चेंजेस आती हैं जिसमें एंजाइम्स एक्ट करते हैं और डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाती है, ठीक है। लास्ट टॉपिक आपका गैंग्रीन है। गैंग्रीनियस नेक्रोसिस को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। गैंग्रीन आपके पास आती है नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू विद सुपर एडिड प्यूट्रिफिकेशन, यानी अगर तो आपके पास टिश्यू की नेक्रोसिस हो रही है और उसको स्पेशल एंजाइम्स हैं जो डिग्रेड कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं गैंग्रीनियस नेक्रोसिस। यानी नेक्रोसिस तो हो रही है लेकिन उसके साथ इन्फेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। इन्फेक्शन मस्ट मतलब आपने ये टर्म्स जो है ना वो याद रखने के, नेक्रोसिस तो हो रही है, ठीक है, उसके साथ आपके पास जो है वो इन्फेक्शन भी हो रहा है, ठीक है। और इन्फेक्शन के साथ आपके पास प्यूट्रीफेक्शन भी हो रही है, ठीक है। प्यूट्रीफेक्शन बेसिकली हम कहते हैं जब एक प्रोसेस होता है डिके का, या अगर एक बॉडी जो है वो रूटेड हो रही है, डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, उनको हम कहते हैं प्यूट्रीफेक्शन, ठीक है। तो अगर तो ये हमारे पास हो रही है दो चीजें, यानी इन्फेक्शन भी हो रहा है और साथ प्यूट्रीफेक्शन भी हो रही है, यानी एंजाइम एक्ट कर रहे हैं और डिग्रेडेशन भी हो रही है, तो इसे हम कहते हैं कि आपके पास क्या आ जाता है, नेक्रोसिस और गैंग्रीनियस नेक्रोसिस। अब इसकी जो कॉजेज होती हैं वो क्या होती हैं? आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन, आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है जिसमें हमारे पास थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलस है, डायबिटीज है, बिल्गर डिजीज है या रेनॉल्ड डिजीज है, ठीक है। तो जो रेनॉल्ड डिजीज होती है ना, रेनॉल्ड डिजीज आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया होना चाहिए। रेनॉल्ड डिजीज ये सारी चीजें ना आप एक दफा मतलब देखना जरूरी होता है। रेनॉल्ड डिजीज आपके पास आता है कि डिक्रीज ब्लड फ्लो होता है मोस्टली फिंगर्स के अंदर, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि ईयर्स या निपल्स या नीज या नोज, इसमें भी मोस्टली ना कम सप्लाई होती है, इसे हम रेनॉल्ड डिजीज कहते हैं, ठीक है। स्किन जो होती है वो आपकी मोस्टली ब्लू हो जाती है जब भी आपके पास ब्लड वेसल्स जो है ना वो रिएक्ट करते हैं। रेनॉल्ड डिजीज में मोस्टली जो हैंड्स होते हैं ना वो ब्लू हो जाते हैं, ठीक है। ये मोस्टली तब होता है जब आप सर्दी में ज्यादा जाओ या इमोशनल स्ट्रेस लो, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है वो आपकी फिंगर्स जो होती हैं वो उसमें बिल्कुल ऐसे क्या लेके ब्लूश जो है ना वो ब्लूश ब्लूश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास होती है रेनॉल्ड डिजीज। रेनॉल्ड डिजीज का अगर मैं आपको थोड़ी सी इमेज दिखा दूँ रेनॉल्ड डिजीज किस तरह से जो है वो होती है, तो मोस्टली इस तरह की रेनॉल्ड डिजीज जो है वो आपके पास अपीयर होगी। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ रेनॉल्ड डिजीज, दिस वन, ये हमारे पास सारे रेनॉल्ड डिजीज की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। मतलब इसमें जो है ना वो फिंगर्स मोस्टली अफेक्ट होती हैं, ठीक है। रेनॉल्ड डिजीज हो गई।
उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास क्या आता है, इन्फेक्शन की वजह से बॉयल, कार्बंकल, गैस गैंग्रीन, गैंग्रीन ऑफ स्क्रोटम, ट्रॉमा आ जाता है, क्रश इंजरीज, प्रेशर सोर्स, फिजिकल एजेंट्स में बर्न है, ठीक है, फ्रॉस्टबाइट, ये सारी इसकी टाइप्स हैं। क्लिनिकल टाइप्स में वेट गैंग्रीन आ जाती है, यानी वेट गैंग्रीन आपके पास में क्या होता है कि जिसमें टिश्यू मॉइस्ट हो जाता है, यानी थोड़ा नमी नमी सी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। जिसमें हमारे पास आता है, इसकी पैथोजेनेसिस में आता है वीनस या आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन दोनों प्रेजेंट होती है, टिश्यूज मॉइस्ट होते हैं क्योंकि इसमें एडीमा हो जाता है। इन तीनों की अगर आप हम कह लो कि टाइप करेंगे ना डिस्कस, तो इनकी फीचर्स, इनके डिफरेंस से ही जो है ना वो पता चलेगा। वेट गैंग्रीन, ड्राई गैंग्रीन और गैस गैंग्रीन, ठीक है। आगे आपके पास आती है कॉमन साइट्स। इसकी कॉमन साइट्स इनमें हमारे पास इंटेस्टाइन आ जाती है। इंटेस्टाइन में आपके पास मोस्टली आता है हर्निया में, वॉल्वुलस में या इंटरसेप्शन में। अपेंडिक्स में हो सकती है, ये लिम्स में हो सकती है, ठीक है। कुछ इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये करने की इतनी कह लो जरूरत नहीं है, बस आपने इन तीनों की टाइप से इसका डिफरेंस जो है वो याद रखना, ठीक है। ड्राइगिंग नहीं आपके पास आता है जब आपके पास ग्रेजुअल ऑब्स्ट्रक्शन होती है ब्लड सप्लाई की। इसमें ड्राई, रिंकल्ड और डिस्कलर्ड पैचेस जो है वो बनते हैं, इसमें मॉइस्ट जो है वो पार्ट नहीं होता। ड्राई गैंग्रीन हमारे पास एक ट्रेडिशनल टर्म है जिसको हम कहते हैं कि लिम्ब स्किन इंफाक्शन हो जाती है। ट्रू गैंग्रीन ये नहीं होती, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर प्यूट्रिफिकेशन जो होती है वो एब्सेंट होती है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं यानी डिके होता है लेकिन बहुत मिनिमल सा होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, इस ये क्वेश्चन के अंदर ना एक एमसीक्यू है कि लाइन ऑफ डिमार्केशन इज फॉर्म बिटवीन द गैंग्रेनियस टिश्यू एंड एडजेसेंट हेल्थी टिश्यू। यानी जो गैंग्रेनियस टिश्यू होते हैं और जो हेल्दी टिश्यू होते हैं उसके अंदर एक लाइन जो होती है ना प्रॉपर फॉर्म होती है, उसे हम कहते हैं कि ड्राई गैंग्रीन की ही जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लो फीचर है, ठीक है। तो कॉमन साइड लिम्स हैं, स्पेशली फुट आ जाता है। उसके बाद आपके पास गैस गैंग्रीन आ जाती है। गैस गैंग्रीन में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो कि नेक्रोसिस कॉज करता है, ठीक है। और फिर गैंग्रीन होती है जिसके अंदर गैस की फॉर्मेशन भी होती है। गैस गैंग्रीन में हमारे पास क्या आता है, वेट गैंग्रीन प्लस गैस फॉर्मेशन, ठीक है। गैस गैंग्रीन में फॉलो द कंटामिनेशन ऑफ अमोनिया विद स्पोर ऑफ द पैथोजेनिक क्लस्ट्रीडिया, ठीक है, एनारोब होते हैं जो कि क्या करते हैं, गैस गैंग्रीन कॉज करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो मेन कह लो आपने इसको एक दफा रीड आउट करना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एरोबिक एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास ये जो है ना गैस के इंग्रेडिएंट कॉज करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम मैंने लिखे हैं, मैं इसको अनइम्पोर्टेंट समझ के छोड़ना नहीं है, ठीक है, इसको सारा करना है बिकॉज अक्सर यूएचएस में लास्ट पार्ट से बहुत ज्यादा पेपर पैथोलॉजी का आता है, ठीक है। और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक आके छोड़ देते हैं, नेक्स्ट ईयर वो इतना गौर से रीड नहीं करते। और बहुत ज्यादा पार्ट जो होता है वो मोस्टली नेक्रोसिस से उठाया होता है मैंने, ठीक है। तो जो स्टेरोलिटिक है या प्रोटोलिटिक एंजाइम सॉरी बैक्टीरिया के नाम है वो भी आपने याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस आ जाती है कि किस तरह से गैस ग्रीन बनती है, डिफिंड होगा, फिर नेक्रोसिस होगी और फिर लास्ट पे फर्मेंटेशन होती है और लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। इसकी भी कॉमन साइड्स आपने करनी है। मैं आपको एक सिंसियर सजेशन ये दूंगी कि आपने तीनों जो गैंग्रीन है, ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, ठीक है, और गैस गैंग्रीन, इसके नोट्स बनाए, उसको सेपरेट सेपरेट लिखे हम, ठीक है। एक पेज लिए उसके ऊपर एरोस के साथ, ठीक है, उनकी पैथोजेनेसिस तीनों की लिखे, ठीक है, फिर उनकी साइट्स तीनों की लिखे, ठीक है। उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस जो है ये तीनों की सेपरेट सेपरेट एरोस के साथ जो है ना वो आप लिखेंगे तो आपको ये टॉपिक जो है वो नहीं भूलेगा। लेकिन अदरवाइज अगर आप नहीं लिखेंगे, यहाँ से इस तरह से याद करने की कोशिश करेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली कि ये आपको भूल सकता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि एक पेज लेना है, ठीक है, उसके ऊपर तीनों जो गैंग्रीन की टाइप्स हैं उसको एरोस के साथ मेंशन करना है। उसके बाद उसके ऊपर जो है वो एरोस के साथ डेफिनेशन उसकी क्या क्या होती है, उसकी साइड्स कौन कौन सी हैं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, उसकी पैथोजेनेसिस क्या क्या है, उसका ट्रीटमेंट आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। ये चारों चीजें आप लिख के और प्रॉपर सा वहां से आप याद करें। ये लास्ट में आपको थोड़ी सी कह लो कि समरी दी हुई है गैंग्रीन की। ड्राई गैंग्रीन एक्सपोज पार्ट्स पे होती है, डिमार्केशन की लाइन होती है इसके अंदर, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई जो कि ब्लॉक हो जाती है, यहाँ पे कोई स्मेल नहीं, नो गैस बबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समरी जरूर याद करनी है और इस तरह से ही याद करनी है जिस तरह से यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। वेट गैंग्रीन इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर होती है, यहाँ पे भी डिमार्केशन की लाइन नहीं होती। आर्टिकुलर वीनस ऑब्स्ट्रक्शन सडन होती है जी, यहाँ पे फुल स्मेल आपको नजर आएगी और इन्फेक्शन और पेट्रिफिकेशन भी होगी। इसके अलावा गैस गैंग्रीन है, ये एक्सपोज पार्ट्स के ऊपर होती है, पार्ट्स स्वेल हो जाते हैं एडिमा की वजह से। क्रैपिटस यानी जो आपको साउंड्स होती है ना, क्रैकलिंग सेंसेशन, वो सुनाई देते हैं, क्यों, क्योंकि गैस की जो है वो अंदर प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से हमें साउंड सुनाई देती है। लोन लाइन ऑफ डिमार्केशन caused by contamination of deep wound with spores of Clostridia, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों समरीज इसकी
इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यू जो है ना वो आते हैं, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से जो है वो बार बार रीड करना है और इसको बहुत अच्छे से याद करना है, बहुत अच्छे से जो है वो इसको याद करना है कि आपको एक भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो, क्योंकि इसमें से बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आएंगे आपके। लास्ट में उन्होंने डायबिटिक फूड दिया हुआ। डायबिटिक फूड बेसिकली गैंग्रीन की ही कह लो एक टाइप होती है, कि जिसमें जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनका जो फूड होता है उसके ऊपर गैंग्रीनियस मटेरियल अपीयर होता है, नेक्रोसिस होती है, उसमें इन्फेक्शन होता है, ठीक है। इसके फैक्टर्स होते हैं कुछ जिस तरह की सेंसरी न्यूरोपैथी होती है, यानी अगर आपके फूड के अंदर जो है सेंसेशंस लॉस हो गई है ट्रॉमा की वजह से या किसी पेन की वजह से, तो उसकी वजह से हमारे पास डायबिटिक फूड टॉस होता है। इस्कीमिया, इस्कीमिया कहते हैं कि अगर ब्लड सप्लाई जो है वो कम हो गई है। लोअर रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, यानी अगर शुगर बहुत ज़्यादा है टिश्यूज के अंदर तो उसकी वजह से भी हमारे पास इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन की वजह से आपके पास डायबिटिक फूड होता है। मैनेजमेंट आपने इसकी कैसी करनी है, आपने डायबिटीज को कंट्रोल करना है, टिश्यू को ड्राई रखना है, एंटीबायोटिक्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड करनी है, और लास्ट पे अगर आपके पास शुगर ज़्यादा होने की वजह से ड्रेन पड़ जाती है तो आपने ड्रेनेज जो है वो करवानी है, ठीक है। लास्ट का टॉपिक आपके पास एपोप्टोसिस है। एपोप्टोसिस मतलब सेल डेथ जो हो जाती है पॉपुलेशन ऑफ सेल्स के अंदर, उसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस, ठीक है। और हमारे पास एपोप्टोसिस की सिग्निफिकेंस कुछ बताई हुई है, इसको आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, एक दफा देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेलुलर एडेप्टेशन के अंदर सारा वो ही मेंशन है जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था, ठीक है। एट्रोफी यानी सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है, लूज हो जाता है। पॉजिस है, उसको आपने जस्ट पॉजिस को रट्टा लगाना है, अंदर से आपने खुद लिखना है। फंक्शनल एक्टिविटी रिड्यूस हो गई है, नर्व सप्लाई इंटरप्ट है, एंडोक्राइन डेफिशिएंसी है, प्रेशर है, न्यूट्रिएंट्स कम हो गए हैं, यानी एज के साथ तो ये ट्रॉफी हो गई है, ठीक है। अब ये टाइप्स है इसकी, स्कीमिक मतलब जिसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, टिश्यू एट्रोफी है, टिश्यू एट्रोफी हमारे पास यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी टाइप्स लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद डीनर्वेशन एट्रोफी है, प्रेशर एट्रोफी है, ये टाइप्स भी आपको बहुत अच्छे से जो है वो आनी चाहिए, यहीं पे कॉजेज की सारी टाइप्स हैं, ठीक है। उसके बाद हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी मतलब सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है किसी भी इन्लार्जमेंट ऑफ टिश्यू या ऑर्गन की वजह से, ठीक है। इसकी फिजोलॉजिकल है टाइप और अडेप्टिव। फिजोलॉजिकल मतलब कोई प्रेगनेंसी में हो सकती है, अडेप्टिव मतलब कार्डियक या स्केलेटल मसल की इन्लार्जमेंट की वजह से हो सकती है, ठीक है। हाइपरप्लेजिया में हमारे पास सेल्स के नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। ये भी टाइप्स दो तरह की होती हैं, हार्मोनल है, ठीक है, और फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल है। इसको रीड आउट करना है अपने मेटाप्लेजिया क्या होता है, किन किन सेल्स में हो सकता है, तो ये सारा कुछ जो है वो आपने एक दफा देख लेना है।